गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये है जो अब तक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें है सेकंड लॉ की स्टेटमेंट, कार्नोट थ्योरम, कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, उनका कंपैरिजन, एफिशिएंसी कैलकुलेशन, देन कार्नोट साइकिल न्यूमेरिकल्स। उसके अलावा हमने कवर किया है इसके अंदर योर थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर स्केल, केल्विन स्केल की हमने कल बात करी थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। सो क्लॉसियस इनइक्वालिटी बेसिकली इसको भी ड्राइव जो किया गया है, इसको भी हमने कार्नोट थ्योरम से ही ड्राइव किया है। कार्नोट थ्योरम बेसिकली कार्नोट साइकिल से ड्राइव की है। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती है कि लाइक देयर इज अ हीट पंप, और वो हीट पंप जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। अब ये सोर्स का टेम्परेचर है T1, ये सिंक का टेम्परेचर है T2। इसे Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आ रही है, और जो है Q1 अमाउंट ऑफ हीट है जो हम इंजन को दे रहे हैं, ये रिवर्सिबल इंजन है, तो ये इसको मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो वर्क है वो भी क्या रिवर्सिबल वर्क है, और जो ये वर्क है वो क्या रिवर्सिबल वर्क है। और जो बची हुई जो हीट है यानी Q1 माइनस W, तो Q1 माइनस W जो है, जो Q1 माइनस W है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज सप्लाइंग टू द सिंक। तो दिस इज अ हीट पंप, आप कई बार पढ़ भी चुके हैं। ये रिवर्सिबल हीट पंप है, तो जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और आप सब जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट। और डिजायर्ड आउटपुट क्या है इसके अंदर, जो इसकी डिजायर्ड आउटपुट है, देखो इसकी दो आउटपुट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो इसकी ये आउटपुट है और एक इसकी ये आउटपुट है। तो हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट। डिजायर्ड आउटपुट क्या है, दिस रिवर्सिबल वर्क, सो रिवर्सिबल वर्क अपॉन हीट इनपुट Q1। और W नेट जो है वो क्या होता है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट आई, दिस इज इनपुट एंड दिस इज इक्वल टू आउटपुट। सो Q1 इज इक्वल टू W रिवर्सिबल प्लस Q2। तो W रिवर्सिबल क्या होगा, Q1 माइनस में Q2। तो हमने क्या किया, W की वैल्यू पुट कर दी Q1 माइनस में Q2 अपॉन Q1। और आप सब जानते हैं जो Q होता है वो क्या होता है, mCp डेल्टा T। अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो सिमिलरली, और हम कार्नोट, ये बिकॉज इट इज ए रिवर्सिबल साइकिल और कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल के लिए हमने कैलकुलेशन वो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली कि जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या, T1 माइनस T2 अपॉन T1। सो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये रिलेशन जो है वो वैलिड रिलेशन है, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस दोनों टर्म्स को Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, अगर इसे हम इक्वेट कर दें तो क्या होगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। और Q1 देखो, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। और हमने क्या किया, T1 को, इस T2 को तो यहाँ पर ले आए, इस वाले T2 को हम यहाँ पर ले आए, और क्या कहते हैं, और इस वाले Q1 को हम लोग यहाँ पर ले गए। हमने बेसिकली इनको क्या कर दिया, इनको हमने आपस में चेंज कर दिया। तो क्या बनेगा, Q2 अपॉन दिस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन T1, जो हमारा ये रिलेशन है। बिकॉज इसको अगर इस Q2 अपॉन T2 को हम अगर लेफ्ट साइड में ले आए, अगर हम क्या करें, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में ले आए, यानी इस वाली टर्म को अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड में ले आए, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म यहाँ के माइनस बन जाएगी। Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। अब आप सब लोग जानते हैं कि हम Q2 का मतलब क्या है और Q1 का मतलब क्या होता है। Q1 का मतलब क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं
तो वो Q1 हीट क्या होती है, पॉजिटिव। और जब किसी सिस्टम से हीट हम लोग वापस ले रहे होते हैं तो वो क्या होती है, नेगेटिव। अब आप देखो यहाँ पर जो Q1 है वो तो हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं, और जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो हम सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। तो Q1 क्या होगा, पॉजिटिव, और Q2 क्या होगा, नेगेटिव। लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 अपॉन T1 माइनस माइनस आई, और Q2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो माइनस Q2 अपॉन T2, और माइनस क्या होता है हमेशा, प्लस। तो क्या लिख सकते हैं, सो Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिलेशन फॉर दिस हीट पंप। और वो क्या रिलेशन बन गया हमारा, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको समरी फॉर्म में लिखें, आप सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, समीशन। समीशन Q बाई T इज इक्वल टू 0 फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल इंजन। इसका ये मतलब हुआ कि मान लो कोई रिवर्सिबल इंजन है, तो उसके लिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए वैलिड है। दैट इज समीशन Q बाई T इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए Q बाई T की जो रेशो है, दैट इज जितनी भी हीट इंटरेक्शन है पर यूनिट टेम्परेचर, वो क्या होगा, उसका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ वी मूव टू सेकंड वन। अब तक तो हम बात कर रहे थे रिवर्सिबल इंजन की, अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल इंजन की। सो दिस इज अ इरिवर्सिबल इंजन। यहाँ पर अगेन दिस इज द सोर्स, यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, ये इंजन है, और इस इंजन से ये जो बैलेंस हीट है वो कहाँ पर आएगी, बची हुई हीट जो अनयूटिलाइज हीट है वो सिंक में आएगी, बिकॉज इट्स ए इरिवर्सिबल इंजन। और कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि मान लो सोर्स और सिंक के बीच में, सोर्स और सिंक के बीच में अगर n नंबर ऑफ इंजन है, तो जो मैक्सिमम वर्क मिलेगा वो किससे मिलेगा, रिवर्सिबल इंजन से मिलेगा। बिकॉज हमने ये अज्यूम किया है कि ये इरिवर्सिबल इंजन है, तो इसका मतलब जो इसका वर्क है वो रिवर्सिबल इंजन से क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, कार्नोट इंजन से क्या है, कम होगा। सो W इरिवर्सिबल इज लेस देन W रिवर्सिबल। अगर ये वर्क कम है तो जो हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो Q-2 is always less than Q2 because Q2- is the heat rejected for irreversible engine, और Q2 is the heat rejected for reversible engine। क्यों, because law of conservation of energy है, Q1 is equal to W plus Q2। अगर रिवर्सिबल इंजन होगा तो उसकी वर्क की वैल्यू ज्यादा होगी, वर्क की वैल्यू ज्यादा होगी तो Q2 की वैल्यू कम होगी। इरिवर्सिबल इंजन होगा तो W इरिवर्सिबल कम है तो Q2- की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सो नेक्स्ट है, इस इरिवर्सिबल इंजन के लिए अब हमने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, दैट इज क्या होता है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है दैट इज डिजायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट। डिजायर्ड आउटपुट हमारी क्या थी, W इरिवर्सिबल। सो W इरिवर्सिबल होगा, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, Q1 इज इक्वल टू W इरिवर्सिबल प्लस Q2-। और यहां से अगर W इरिवर्सिबल कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, Q1 माइनस Q2-। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, Q1 माइनस Q2- अपॉन Q1। और जो T1 माइनस T2 अपॉन T1 है, ये क्या है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी आप जानते हैं रिवर्सिबल इंजन है, मैक्सिमम होती है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हमने साइन लगा दिया लेस देन का। Q1 माइनस Q2- अपॉन Q1 is always less than as compared to the efficiency of Carnot engine। ये वैल्यू कार्नोट इंजन से क्या होगी, कम होगी। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस Q2- अपॉन Q1 लेस देन 1 माइनस T2 अपॉन T1। और जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल कर दिया, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन था। साइन इस ये जो साइन है, जो ये लेस देन का साइन है, ये चेंज होकर ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा। तो चलो वो भी ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, ये साइन हमारा चेंज हो गया, जो हमारा साइन था ये लेस देन का, ये क्या बन गया, ग्रेटर देन का साइन बन गया। एक काम करता हूँ मैं, आपको हेल्प करने के लिए मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो
देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई, Q2 डैश Q2 डैश Q2 डैश डिवाइड बाय Q1। अब क्योंकि इसके साइन चेंज होंगे, हमने इसके साइन चेंज कर दिए, इज ग्रेटर देन T2 अपॉन T1। अब क्या करेंगे, इस Q1 को और इस T2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, Q2 डैश अपॉन T2 इज ग्रेटर देन Q1 अपॉन T1। और इस अगर हम इस Q2 और T2 को, अगर इस Q2 और T2 को हम अगर इस सिंबल से इधर ले जाएं तो क्या बनेगा, देखो 0, बिकॉज कुछ नहीं बचा यहाँ पे, 0 लेस देन, अब क्या वैल्यू है, Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 डैश अपॉन T2। और आप जानते हैं Q2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, Q2 को हम लोग ले सकते हैं माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, 0 लेस देन Q1 अपॉन T1 माइनस 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 फिर Q2 डैश अपॉन T2। और आप माइनस और माइनस है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो रिलेशन आता है, आपको यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आता है Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज लेस देन इक्वल टू 0। और वैसे ही जैसे हमने पहले रिवर्सिबल इंजन के लिए किया था वैसे इसको समराइज कर दिया, समराइज Q अपॉन T लेस देन 0 फॉर एन इरिवर्सिबल इंजन। इसका मतलब यहाँ पर तो दो चीजें आ गई, वो दो चीजें कौन कौन सी थी, कि जब आप इरिवर्सिबल इंजन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आया, इज Q अपॉन T लेस देन 0। और जब आप यही बात रिवर्सिबल इंजन के लिए कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास क्या रिलेशन था, वहां पर जो रिलेशन आता है वो ये रिलेशन आता है कि Q बाई T इज इक्वल टू 0 फॉर ए रिवर्सिबल इंजन। यानी कि अगर कोई रिवर्सिबल इंजन है तो सबमिशन Q बाई T क्या होगा, 0 होगा, और अगर इरिवर्सिबल इंजन है तो वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 वैल्यू होगी। अभी हमारे पास दो वैल्यू आ गई इसकी। अब इसका मतलब समेशन Q बाई T में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब हम बाकी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। देखो दो पॉसिबिलिटी आ गई, और वो दो पॉसिबिलिटी क्या थी, कि रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू 0 और इरिवर्सिबल के लिए लेस देन 0। ओके, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, द इंजन इज नॉट पॉसिबल। अगर सबमिशन Q बाई T is more than equal to 0 that means the process become impossible। अब इसको प्रूव करते हैं, चलो कैसे प्रूव करेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैनी टाइम्स, ड्राइव रिलेशन फॉर प्रोसेस इनइक्वालिटी। हमने क्या किया, एक डायग्राम लिया, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने क्या किया, ये एक साइकिल है, आप साइकिल देख सकते हैं। इस साइकिल को हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर। तो प्रोसेस था 1 2 3 और 4 और 1, ये साइकिल था। इस साइकिल को हमने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये प्रोसेस है, और इसको जो हमने डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइन से। तो जो ये लाइंस हैं, ये वाली, दीज आर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइंस। और जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली और ये वाली, यानी 1 से लेकर 2 और 3 से लेकर 4, दीज आर द आइसोथर्मल लाइन। 1 से लेकर 2 और 3 से लेकर 4,
ये तो लाइन होगी हमारी एडियाबैटिक लाइन, आइसोथर्मल लाइन। और जिन लाइन से हमने इसको डिवाइड किया है वो लाइन कौन सी है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइन। अब आप देखो, जैसे ही हमने इसको इस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब एक साइकिल बन गया हमारे पास ये वाला। हमारे पास एक साइकिल बन गया, ये साइकिल बन गया। तो ये ये और ये ए बी सी डी ए, ये हमारे पास एक साइकिल बन गया। नाउ दिस इज आवर साइकिल। ये साइकिल है हमारे पास ए बी सी डी ए। अब आप देखो, इसकी जो ये ए से लेकर बी है वो कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। जो ए से लेकर बी है वो क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। और बी से लेकर सी कौन सा है? एडियाबैटिक प्रोसेस। जो हमारा बी से लेकर सी है वो कौन सा है? एडियाबैटिक प्रोसेस। सो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। कार्नोट साइकिल के जो चार होते हैं प्रोसेस, वो कौन कौन से होते हैं? दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक। इसका मतलब जो ये प्रोसेस बन गया, ये कौन सा बन गया? ये हमारा कार्नोट थ्योरम बन गया, कार्नोट साइकिल बन गया। सिमिलरली हमारे पास ये एक और साइकिल है, ये वाला, ये 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 हमारे पास एक और साइकिल आ गया। दिस इज साइकिल बी सी, सॉरी बी ई एफ सी बी। ये अब हमारा एक और साइकिल बन गया। इसमें भी देखो, जो ये प्रोसेस है बी से लेकर ई तक, ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। सो दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। और जो ई से लेकर एफ है वो कौन सा है? दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इसका मतलब ए बी सी डी ए ये प्रोसेस, ये वाला साइकिल, और बी ई एफ सी बी ये वाला साइकिल, ये दोनों क्या बन गए हमारे? ये दोनों बन गए हैं कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल का जो फॉर्मूला होता है, कार्नोट साइकिल का जो एक उसका रिलेशन, वो क्या कहता है? W डेल्टा समेशन Q बाय T इज इक्वल टू 0। अभी हमने किया ना, देखो रिवर्सिबल इंजन की जब हम बात कर रहे थे, ये वाली इसकी जो हम बात कर रहे थे, रिवर्सिबल इंजन के लिए समेशन Q बाय T क्या था? 0। अब ये है साइकिल नंबर 1, इसको हम इसको 1 दे देते हैं, इसका नाम 1, इसको दे देते हैं हम नाम 2, इसको दे देते हैं हम लोग नेम से 3। इसके लिए क्या होगा? समेशन Q बाय T फॉर फर्स्ट साइकिल। तो फर्स्ट साइकिल के लिए हमने इसको नाम दे दिया 1। समेशन Q बाय T फॉर फर्स्ट प्रोसेस के लिए क्या बन गया हमारा? ओके, सो समेशन Q बाय T फर्स्ट के लिए 0, सेकंड के लिए 0, थर्ड के लिए 0, फोर्थ के लिए 0। और अगर सबको ऐड करते हैं तो सबको ऐड कैसे कर सकते हैं? इंटीग्रेशन का मतलब क्या था? ऐड करना। तो अब हमने जितने भी इसके पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, सबको ऐड करना, क्या करेंगे? इन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो यही किया हमने, समेशन Q I अपॉन T I। Q I का मतलब क्या है? वैल्यूज। तो 5 समेशन Q1 T1 प्लस समेशन Q2 T2 प्लस समेशन Q3 T3 प्लस समेशन Q4 T4। और हम इस तरीके से सारे साइकिल्स के लिए रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q बाय T इज इक्वल टू 0। साइक्लिक इंटीग्रल क्यों? बिकॉज इट्स अ साइकिल, ये साइकिल है ना। साइकिल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? साइकिल, यहाँ पे ये सर्कल बनाते हैं। और R का मतलब क्या है? रिवर्सिबल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोशियस थ्योरम। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेशियो, द अलजेब्रिक सम of the ratio
डेल्टा क्यू बाई टी, देखो डेल्टा क्यू बाई टी इसका अलजेब्रिक सम हो गया और इसका मतलब क्या हुआ, देखो हीट इंटरेक्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होगा, हीट इंटरेक्शन, और डिवाइड बाय का मतलब टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर ए रिवर्सिबल हीट इंजन इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका कि द हीट इंटरेक्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर अ रिवर्सिबल हीट इंजन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रिवर्सिबल इंजन के लिए तो ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है, बट इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, अभी हमने पहले किया था लेस देन 0, तो इरिवर्सिबल इंजन के लिए वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, लेस देन 0। उसके बाद मैंने आपको बताया था तो अब हम इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने लिखा है आर, आर का मतलब रिवर्सिबल, और यहाँ पे हो गया आई, आई का मतलब क्या होगा, इरिवर्सिबल। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी। जो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, जो ये रिलेशन है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसे डिवाइड करना है और ये स्टेप्स लिखने हैं, इसको बोलते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सो दिस इज नोन एज द क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ओके जी, अब चलते हैं आगे। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट थी वैसे हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है, द अलजेब्रिक सम of the ratio delta q by t, the algebraic sum of delta q by t, इसका मतलब क्या हुआ, heat interaction to the absolute temperature for an irreversible heat engine is less than 0, for an irreversible heat engine is less than 0. So this is the relation for this is the statement for Clausius inequality। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 5 मार्क्स में जरूर आएगा। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई रिवर्सिबल इंजन के लिए और एक आ गई इरिवर्सिबल इंजन के लिए। हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन का मतलब तो हो गया इरिवर्सिबल के लिए और इक्वल टू का मतलब हो गया रिवर्सिबल के लिए। लेस देन हो गया इरिवर्सिबल के लिए और इक्वल टू हो गया रिवर्सिबल के लिए। ओके, तो इस तरीके से हम इसके दोनों केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज हो रहा है, अब क्लॉसियस इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो उसको हम कैसे इक्वल कर सकते हैं 0 के लिए। द क्लॉसियस इनइक्वालिटी नॉट ओनली गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट आल्सो थ्रो लाइट ऑन द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, ये इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि सिस्टम की इरिवर्सिबिलिटी कौन सी है और कितनी है, और उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो हम सबको मालूम था कि डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन 1 था, उसको 0 को इक्वेट करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कोई वैल्यू उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, हमें ऐड करनी पड़ेगी। हमने ये आई की वैल्यू ऐड कर दी, दिस इज इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी जिसकी वजह से सिस्टम क्या है, इरिवर्सिबल है। और अगर मान लो हम इस आई की वैल्यू को 0 कर दे तो हमारा सिस्टम कैसा बन जाएगा, रिवर्सिबल बन जाएगा। मान लो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंजन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और उसमें क्या है कि इरिवर्सिबिलिटी 2 टाइप की है, जैसे कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं या फ्रिक्शन है। तो जो इन दोनों की जो वैल्यू है उनको अगर हम ऐड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। और मान लो किस तरीके से हम इस वैल्यू को 0 कर दें, मान लो हम इस टेम्परेचर प्रेशर को ऐसा कंट्रोल कर दें कि हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन दैट केस हम उस वैल्यू को 0 कर सकते हैं। ओके, सो आई इंडिकेट द अमाउंट बाय व्हिच द गिवन साइकिल इज इरिवर्सिबल। और अगर हम इसको 0 कर दें तो हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, रिवर्सिबल बन जाएगा। और जैसे मैं आपको पहले बताया था, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मान लो डेल्टा क्यू बाई टी की वैल्यू 0 से क्या है, ज्यादा है। मान लो दिस वैल्यू इज मोर देन 0,
इसका मतलब क्या है, ये सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा है और ये क्या है, इम्पॉसिबल है। सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर अब तीन पॉसिबिलिटी होगी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो रिवर्सिबल है, तो समीशन क्यू बाई टी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। मान लो इरिवर्सिबल तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। और कहीं वो गिवन है कि मोर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब वो इंजन, वो सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, वो हम लोग करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके थ्योरी भी आ सकता है, उसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। लास्ट टाइम न्यूमेरिकल आया, मैं कराऊंगा भी आपको। चलो एक न्यूमेरिकल में करता हूँ आपको, ये वाला दिस न्यूमेरिकल 8.2.3। चलो पहले मैं एवरेज करता हूँ 8.2.1, उसके बाद करता हूँ। Now what is the statement? A heat engine is supplied with 2512 kilojoule per minute of heat at 650 degree Kelvin. आप सब लोग अपने कॉपी, रजिस्टर और कैलकुलेटर रेडी रखो करने के लिए सॉल्व इसको। A heat engine is supplied with 2512 kilojoule minute of heat at 650 degree Celsius. Heat rejection take place at 100 degree Celsius. इसका मतलब क्या है, आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो दोबारा देखो। हीट इंजन इज सप्लाइड विद 2512 किलो जूल पर मिनट ऑफ हीट। इसका मतलब ये है कि हीट दे रहे हैं Q1। तो क्या क्वेश्चन में गिवन है आपको, Q1 कितना है, 2512 किलो जूल पर मिनट। एक तो आपको ये वैल्यू गिवन है। दूसरा, किस टेम्परेचर पे, 650 पे, जिस टेम्परेचर पे हीट ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स टेम्परेचर, दैट इज T1। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस क्वेश्चन में फिलहाल जो दो चीजें गिवन है वो कौन कौन सी है, इसमें से एक वैल्यू तो गिवन है आपको, एक तो गिवन है आपको वैल्यू T1 की, और एक वैल्यू क्या गिवन है आपको, Q1 की। हीट रिजेक्शन टेक प्लेस एट 100 डिग्री, यानी जिस टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब सिंक का टेम्परेचर। सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, T2। आपको T2 की वैल्यू गिवन है। तो स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग हीट रिजेक्शन रिप्रेजेंट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इम्पॉसिबल। मान लो ये हीट रिजेक्ट हो रही है तीन केसेस में। Q2 की वैल्यू एक केस में ये है, Q2 की वैल्यू ये है और Q2 की वैल्यू ये है। आपको ये बताना है कि कौन सा सिस्टम पॉसिबल है, कौन सा रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल और इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा Q बाई टी, आपने ये फॉर्मूला लिखना है। हम जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा Q बाई टी। और ये क्या होता है, बेसिकली किसी साइकिल में जितनी भी हीट इंटरेक्शन है, अब इसके अंदर दो हीट इंटरेक्शन है, कौन कौन सी, एक तो होगी Q1, एक है T1। सो Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2। अब आपको -2 आया, बेसिकली वैल्यू प्लस ही थी, बट Q2 की वैल्यू हीट रिजेक्टेड है तो -Q2 थी। तो Q1 अपॉन T1 प्लस माइनस Q2 अपॉन T2, और वो जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस जो प्लस है, जो माइनस साइन है वो बाहर आ गया। तो Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2। अब देखो Q1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2512। हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, हमने वैल्यू पुट कर दी 2512। और T1 कितना गिवन था आपको, 650 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो T1 की वैल्यू कितना है कि 923 केल्विन, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद Q2, अब हमने फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस में कितनी वैल्यू है, 867। तो 867 वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और डिवाइड बाय कितना टाइम, टेम्परेचर 100। तो 100 प्लस 273 कितना होता है, 373। ये वैल्यू पुट कर दी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 0.347। और जो वैल्यू क्या है, जीरो से, ये वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ी वैल्यू है। दिस वैल्यू इज बिग एज कंपेयर टू जीरो। इसका मतलब ये इंजन पॉसिबल ही नहीं है, दिस इंजन इज इम्पॉसिबल, दिस इंजन इज इम्पॉसिबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक बार इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें
1015। तो सेम हमने क्या किया, 2512 ये हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू थी, ये हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। और उसके बाद क्या किया, Q2 अपॉन T2, Q2 की वैल्यू क्या है 1015 और डिवाइड बाय T2 की वैल्यू सेम रहेगी 373, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी Q2 की कितनी 1015, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। और पुट करते ही जो हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी आ गई 0। इसका मतलब ये कैसा रिवर्सिबल प्रोसेस है, तीसरा इरिवर्सिबल। ये मैं आपको घर के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने ये घर से करना है क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। तो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ लास्ट टाइम, जो मैं आपको आपके टेबल के ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर है। एन इन्वेंटर क्लेम दैट हिज इंजन एब्जॉर्ब 300 किलोजूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए थर्मल रिजर्वायर एट 325 केल्विन। इसका मतलब क्या गिवन है आपको, देखो, एन इन्वेंटर क्लेम दैट हिज इंजन एब्जॉर्ब 300 किलोजूल ऑफ एनर्जी, यानी कि Q1 गिवन है। कितना Q1 गिवन है आपको, 300 किलोजूल। ओके, उसके बाद एट 325, यानी क्या गिवन है आपको T1 टेम्परेचर गिवन है। सो आपका टेम्परेचर हो गया T1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है T1 इज इक्वल टू 325 केल्विन। आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई, Q2 और T1 की वैल्यू आ गई। द इन्वेंटर आल्सो स्टेट दैट हीट इंजन हैज 2 हीट रिजेक्शन। क्या कहता है ये, इसकी 2 हीट रिजेक्शन है। मैं आपको एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। तो आज की डेट होगी 0। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन व्हाइट स्क्रीन में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन चलो तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है आपने। देखो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक तो इसका हो गया इनलेट, और उसके बाद क्या कहते हैं वो 2 आउटलेट है। ठीक है जी, एक आउटलेट हो गया इसका ये, और एक आउटलेट हो गया इसका ये वाला। ठीक है जी, उसके बाद एक नाउ दिस इज अ इंजन, ये हमारा इंजन है। ओके, ठीक है जी। अब इसकी इनपुट, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ओके, ये और दिस वन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये आ गया। ये देखो, ये एक हीट इंजन है, और इस हीट इंजन के एक इनपुट है और 2 आउटपुट है। सो दिस इज योर इंजन,
ये क्या है हमारा सोर्स, इसका टेम्परेचर क्या है T1, और कितना टेम्परेचर T1 हमारा, जो T1 टेम्परेचर हमें स्टेटमेंट में गिवन है वो टेम्परेचर गिवन था 325। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 325 केल्विन आ गया, और इससे कितने अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, जो हीट ये रिलीज कर रहा है, सो Q1 इज इक्वल टू 300 किलो जूल। ठीक है जी। अब इसके दो आउटपुट है, और जो दोनों आउटपुट है एक का टेम्परेचर है 300 केल्विन, एक का है 275 केल्विन। तो इसका टेम्परेचर हो गया T2, इसका ये आउटपुट सिंक है, इसका टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन, और इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा है 275 केल्विन। ओके जी। और कितने कितनी हीट हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जो हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर वो है 300 किलो जूल और 100 किलो जूल। सो ओके, तो एक तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास Q2 की, जो Q2 की वैल्यू आती है द वैल्यू ऑफ Q2 इज इक्वल टू, Q2 कितना गिवन है आपको कि जो 300 वाला है उस पे टू हीट रिजेक्शन 125, यहाँ पर तो है 125, और जो दूसरा वाला हमारा 275 वाला है उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो कितनी है, उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो हमारी है 100 किलो जूल। तो यहाँ पे 100 किलो जूल। अब ये बताना है कि क्या ये सिस्टम पॉसिबल है या नहीं है, तो सेम हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसके ऊपर कि साइक्लिक इंटीग्रल या समीशन डेल्टा Q बाई T इज इक्वल टू 0। डेल्टा Q फिलहाल में डेल्टा सिंबल नहीं है, उसको डेल्टा मान लेते हैं, डेल्टा Q अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू है इसके अंदर, देखो Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस Q3 अपॉन T3 इज इक्वल टू 0। अब Q1 की वैल्यू कितने गिवन है हमारे क्वेश्चन में, Q1 की वैल्यू कितने गिवन थी 300 किलो जूल। सो Q1 इज इक्वल टू 300 किलो जूल। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। सो 300
डिवाइड बाय T1, कितना T1 है 325, उसके बाद प्लस, बिकॉज हीट रिजेक्ट हो रही है तो माइनस, कितना माइनस 125 डिवाइड बाय 300, उसके बाद प्लस माइनस, हाँ जी क्या वैल्यू है क्यू की 100 डिवाइड बाय 275। अब आपने ये चेक करना है कि वैल्यू कितनी आती है। अब सिंपल मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, आप यहां से वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो वैल्यू कितनी आएगी। जब हम ये पूरी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, वहां से जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 0.416, 0.416। क्या ये वैल्यू क्या है, देखो जीरो से ये वैल्यू जो है इट इज मोर देन जीरो, इसका मतलब दिस इज इम्पॉसिबल, जो ये इंजन है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। नाउ इज इट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दे आर इजी क्वेश्चन, बस हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो ये भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कल एग्जाम में भी आएंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक क्वेश्चन और बताने की, वो मैं आपको इसी से बताता हूँ, क्वेश्चन पेपर से ही, एक्सेल शीट से ही, सॉरी पीडीएफ शीट से। तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसके ऊपर ही, रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव हीट फ्रॉम टू थर्मल रिजर्वायर। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें दो वो थे, सिंक थे, इसमें क्या है, दो सोर्स है और एक सिंक है, और आपको क्या गिवन है, उसके टेम्परेचर गिवन है, आपको क्यू की, और क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको सिंक का टेम्परेचर गिवन है, कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, कितना वर्क डन है, और टोटल Q1 कितना है। A reversible heat engine receive heat from two thermal reservoir maintain at constant temperature of 750 और 500। देखो दो टेम्परेचर है 750 और 500, और दोनों से जो हीट आ रही है कंबाइंड हीट वो कितनी आ रही है। द इंजन डेवलप 100 किलोवाट, वर्क गिवन है 100 किलोवाट, और हीट रिजेक्ट हो रही है 3600 किलो जूल पर मिनट at sink temperature 250 Kelvin. Determine the thermal efficiency of the engine heat supplied by each thermal reservoir. Okay. अब आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि देखो दो सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर, वर्क और हीट रिजेक्टेड। आपको मालूम है जो हीट इनपुट है वो Q1 है, और जितनी हीट इनपुट है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन प्लस में हीट रिजेक्टेड। अब हम क्या करते हैं, हमने फॉर्मूला लगा दिया, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में Q2। W1 कितना है, किलो जूल पर सेकंड, किलो वाट का मतलब क्या था, किलो जूल पर सेकंड, और पर मिनट बनाने के लिए क्या किया, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6000, तो 6000 प्लस 3600 इज इक्वल टू 9600 किलो जूल पर मिनट। दिस इज वैल्यू ऑफ Q1, ये वैल्यू आ गई Q1 की। अब ये हीट जो है वो दो सोर्स से आ रही है, हमें मालूम नहीं है, हमने अज्यूम कर लिया कि Q अमाउंट ऑफ हीट तो आ रही है सोर्स एट टेम्परेचर 750, और 9600 माइनस Q आ रही है सोर्स एट टेम्परेचर B। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, सिंपल फार्मूला वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। तो वर्क डन कितना है इसका 6000, और इनपुट कितनी है 9600, वहां से इसकी एफिशिएंसी आ गई 62.5। इजी क्वेश्चन था। अब आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सारे इन सोर्स ए से और सोर्स बी से कितनी हीट आ रही है। आपको मालूम फार्मूला क्या होता है, समीशन Q बाई T इज इक्वल टू 0, Q1 अपॉन T प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस Q3 अपॉन T3। बिकॉज ये रिवर्सिबल सिस्टम है तो उनका सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आपने क्या करना है, वो फार्मूला अप्लाई कर दिया, Q बाई 750 प्लस 9600 माइनस Q अपॉन 500 माइनस 3600 अपॉन 250। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहां से आप Q2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां से हम लोग ये Q की वैल्यू 750 से और 500 से दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन था, और इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
मैं आपकी क्लास की अटेंडेंस आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ, so just wait for a minute.